हेलो फाइटर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और हम शुरू कर रहे हैं आज अपना सोसाइटी का इंक्लूसिव 2020 मॉड्यूल इनसाइट का। हमने इससे पहले एनवायरनमेंट और का कवर कर रखा है और साथ ही साथ हमने आर्ट एंड कल्चर कवर कर रखा है। आप प्लीज़ उसको भी देख लीजिएगा। और हम आज सोसाइटी कवर करते हैं, पूरा कवर नहीं किया है बट हाँ साइड बाय साइड वो भी चल ही रहा है। चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले है जो सोसाइटी में वो है विमेन से रिलेटेड। तो फर्स्ट टॉपिक है विमेन जेनिटल म्यूटिलेशन। देखिए ये जो टर्म है, मैं आप सबसे कहना चाहूँगी कि इसके बारे में आप पहले जान लें, मतलब इस चीज़ को समझने से पहले आप जान लें कि एग्जैक्टली होता क्या है। एक शॉर्ट टर्म में बताएं तो पूरा का पूरा हाल ये किया जाता है, मतलब होता ऐसा कुछ है कि फ़ीमेल की सेक्सुअलिटी को पूरा का पूरा कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है और एक तरह से ये उनके ऊपर अत्याचार जैसे है। आप इसके बारे में जानेंगे, आपको पता चल जाएगा। मैंने भी मुझे भी नहीं पता कि एग्जैक्टली ये है क्या। तो मैंने इस आर्टिकल को समझने के लिए अलग से एक वीडियो देखा एग्जैक्टली ये जेनिटल म्यूटिलेशन होता क्या है। कुछ सोसाइटीज़ में बहुत ज़्यादा प्रिवेलेंट है ये चीज़। मैं आप सबसे भी कहूँगी प्लीज़ आप भी एक बार इसको देख लो, तभी आप आई थिंक आप समझ पाओगे कि ये है क्या। खैर आगे बात करते हैं। तो हर साल 6 फरवरी को ऑब्जर्व किया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ ज़ीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन। जैसे मैंने आपको बताया था ये सेक्सुअलिटी को कंट्रोल करने के लिए होता है। तो ओवरऑल बहुत ही ज़्यादा ऐसे कुछ कुछ की रिचुअल्स कह सकती हूँ मैं। कुछ ऐसे रिचुअल्स हैं कुछ सोसाइटीज़ में जो विमेन को एक तरह से आई कैन नॉट इवन एक्सप्लेन। जो जैसा मैंने वीडियो में देखा तो मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती, इसलिए मैं प्लीज़ आप सबसे ये कहूँगी कि प्लीज़ आप लोग उसको एक बार देख लो, जान लो, समझ लो, फिर शायद आप अच्छे से रिलेट कर पाओगे। खैर तो बस ये था फीमेल फरवरी 6 जो होता है वो इसलिए होता है। और फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन होता क्या है, ये एक वैसे तो ये एक जो होती है नॉन मेडिकल प्रैक्टिस होती है। कल्चरल रीज़न से भी कुछ मैंने जैसे कि बताया कुछ कल्चरल रीजंस होते हैं। और इस होता क्या है, वायलेशन होता है ह्यूमन राइट्स का और हेल्थ इंटीग्रिटी ऑफ वीमेंस एंड गर्ल्स। इसके और इसका कोई भी हेल्थ बेनिफिट नहीं होता है। कितने टाइप का होता है ये भी आज आप देखोगे आपको पता चल जाएगा कि 4 टाइप का होता है। और यहाँ पे एक्सप्लेन करने से ज़्यादा अच्छे से आप जब वो एक एनिमेटेड वाला वीडियो देखोगे तो वहाँ पे आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे कि एग्जैक्टली ये है क्या। और बात करते हैं कि कहाँ कहाँ प्रैक्टिस होती है। ज़्यादातर ये सब सार्न अफ्रीका और अरब स्टेट्स में ज़्यादा होती है, लेकिन इसके साथ ही साथ कुछ एशियन कंट्रीज जो एशिया, ईस्टर्न यूरोप और लैटिन अमेरिका है वहाँ पे भी होता है। जैसे बुर्किना फासो, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, चाड में होता है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, सूडान, इजिप्ट, ओमान, यूएई, ईरान, इराक, जॉर्जिया, रशिया फेडरेशन, कोलंबिया, पेरू और इन सब में भी, मतलब इन सब जगह पे भी ये प्रैक्टिस जो है होती है। नेक्स्ट बात करते हैं सरोगेसी के बारे में। सरोगेसी रेगुलेशन बिल 2020। तो इसके की फीचर्स क्या हैं। इन्होंने ऐसा कहा है ये अलाउ करता है किसी भी विलिंग वीमेन को सरोगेट मदर बनने के लिए। और इसके तहत कुछ करी भी गई हैं, मतलब कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं। ये होता क्या, ये एक तरह का होता है इनफर्टिलिटी को दूर करने का एक ट्रीटमेंट होता है। सरोगेसी आप सबको ही पता होगा कि कैसे होती है। वैसे तो नेशनल सरोगेसी बोर्ड को भी इस्टेब्लिश किया जाएगा, साथ ही सेंटर और स्टेट लेवल पे भी स्टेट सरोगेसी बोर्ड किया जाएगा और इसके साथ को अप्रोप्रिएट अथॉरिटी भी दी जाएगी स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ के रिस्पेक्ट में। और इसमें कहा गया है कि इंश्योरेंस कवर भी दिया जाएगा सरोगेट मदर को, जिसको अब 36 महीने तक कर दिया गया, जो कि पहले 16 मंथ तक का ही था। कॉमर्शियल सरोगेसी को बैन कर दिया गया है, सिर्फ और सिर्फ एथिकल सरोगेसी को ही कहा गया है कि वही प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे मैं आपको करने से तो पता ही होगी कि कोई भी वीमेन अपनी पूरी लाइफ टाइम में केवल एक बार सरोगेट मदर बन सकती है। उसका खुद का एक सर्वाइविंग चाइल्ड होना चाहिए और बहुत ही क्लोज रिलेटिव का होना चाहिए। इसमें कोई भी ऐसी कॉमर्शियल सरोगेसी नहीं होनी चाहिए। यही सब है। नेक्स्ट है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट बिल 2020। तो ये जो है ये फाइनली लोकसभा में पास हो चुका है। तो अब इसमें क्या क्या आ गया है, पहले जो अबॉर्शन पीरियड था उसको वो 20 वीक्स का था, जिसको बढ़ा के 24 वीक्स भी कर दिया गया है। कुछ स्पेशल कैटेगरी वीमेंस होती है इसमें कि रेप से अवेल होती हैं और कुछ डिफरेंटली एबल्स और माइनर्स होते हैं, उनके लिए कुछ अलग से प्रावधान किए गए हैं। इसमें मतलब ऐसे प्रपोज करा गया है ऐसा कि हमें किसी भी एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से ओपिनियन लेने की ज़रूरत होगी अगर जो प्रेगनेंसी का टर्मिनेशन है, अबॉर्शन है, वो 20 वीक का है। लेकिन अगर 20 से 24 वीक का है तो हमें ऐसे 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स की ओपिनियन लेनी होगी इस केस में। अगर 20 वीक तक का है तो एक और 20 से 24 वीक का है तो 2 की।
मेडिकल बोर्ड भी एक इस्टेब्लिश किया जाएगा। इसके अंदर होगा कौन कौन, एक गायनेकोलॉजिस्ट होगी, एक पीडियाट्रिशियन, रेडियोलॉजिस्ट होगा, सोनोलॉजिस्ट होगा, और साथ ही साथ नंबर ऑफ़ मेंबर्स होंगे जो जिसको स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाई किया जा सकता है। और साथ ही साथ जिसमें अनवांटेड प्रेगनेंसी होती है उसको भी इसमें लाया गया है, लेकिन पहले जो बिल में था विमेन एंड हर पार्टनर, उसको रिप्लेस कर दिया गया है मैरिड विमेन एंड हर हस्बैंड। तो और साथ ही इसमें जो विमेन के प्राइवेसी का जो प्रावधान है बहुत अच्छा किया गया है कि आप किसी को भी डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते हो जब तक कि वो ऑथोराइज पर्सन ना हो तब तक। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हेल्थ की। ऑल मेडिकल डिवाइस टू बी ट्रीटेड एज ड्रग। तो पहला चीज़ ये है जितने भी मेडिकल डिवाइसेस हैं उनको हम एज अ ड्रग जो है वो ट्रीट करेंगे। प्रेजेंटली हमारे पास 37 मेडिकल डिवाइसेस हैं जिनको हमने ड्रग के तरह से नोटिफाई कर दिया गया है। ये अमेंडमेंट किया गया है मेडिकल डिवाइसेस रूल 2017 के तहत। सिग्निफिकेंस और इम्प्लीकेशंस क्या होंगे इस मूव के, ठीक है जी। तो पहली बात करते हैं एक्सपेंडिंग द स्कोप ऑफ रेगुलेशन, मतलब रेगुलेशन के स्कोप एक्सपेंड करने के अलावा ये इंश्योर करेगा सेफ्टी और एफिशिएंसी। और इसके साथ ही साथ ये जो मूव है ये प्राइस को रेगुलेट करने की कोशिश भी कर सकता है, किसके तहत, ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर के तहत। और ये कंपनीज़ को भी कह सकेगा कि आप कोई भी मतलब जो कंपनीज़ अगर वो वायलेशन करती हैं किसी भी मतलब इसके ऑर्डर का, तो वो क्या है कोर्ट जो है उनको पेनलाइज कर सकता है। और साथ ही साथ कंपनीज़ को अप्रूवल लेना पड़ेगा ड्रग कंट्रोलर से किसी भी ड्रग को, किसी भी डिवाइस को मैन्युफैक्चर, इंपोर्ट और सेल करने के लिए कंट्री में। और जो मेडिकल डिवाइस है उनको रजिस्टर भी करना पड़ेगा सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉरिटी, जो कि एक ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू भी हो सकता है, जिसे इस्टेब्लिश करा गया था सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। और ये जो है एक वॉलंटरी बेसिस पे होगा, लेकिन सिर्फ 18 महीने तक, उसके बाद जो है ये मैंडेटरी हो जाएगा। नेक्स्ट है ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं क्या है। इसमें होता क्या है, जो भी प्राइस होती है, प्राइस मतलब एक लिस्ट पूरा देते हैं क्या कि किसकी प्राइस क्या क्या होनी चाहिए। एक प्रोसीजर होता है कि कौन से ड्रग का प्राइस किस पे फिक्स करना है, इन सबको ये देखती है। और साथ ही साथ जो इसके प्रोविज़न्स हैं DPCO, मतलब ये जो आपका ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर है, ये जो होती है पूरी गवर्नमेंट के हाथ में होती है। और ये वेस्टेड होती है किसके अंदर होती है, ये होती है नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी के अंदर। अब कहा गया है कि सारे ड्रग जो होते हैं मार्केट में वो सब प्राइस कंट्रोल के अंदर आते हैं, तो आंसर है नहीं। नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन 2001 ये अडॉप्ट करती है कुछ प्राइमरी बेसिस पे ही, जिनको हम एसेंशियली कर सकते हैं, और कुछ ऐसे भी हैं। और सिर्फ शेड्यूल मेडिसिन भी ही केवल इसके अंदर आते हैं, हर एक को हम रेगुलेट नहीं करते हैं। अब नेक्स्ट है जो भी मैन्युफैक्चर एक नॉन शेड्यूल्ड ड्रग के, जो नॉन शेड्यूल्ड ड्रग वो होते हैं जो प्राइस कंट्रोल के अंडर नहीं आते हैं, उनको ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती कि वो NPPA के अंदर जाके, मतलब ये नेशनल, कहाँ गया आपका, ये मैं नाम भूल गया इसका, खैर जो भी है, हाँ कि ये इसके अंदर जाके अपने को रजिस्टर कराएं, ठीक है जी। नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, ये सॉरी NPPA, नेशनल फार्मास्यूटिकल अथॉरिटी के बारे में बात करें, इसका रोल क्या है। ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है और जिसमें काफ़ी सारे एक्सपर्ट होते हैं, और वो मतलब वो डिसीजन देते हैं अपनी सब कैबिनेट के सामने। एक कैबिनेट कमेटी होती है, इसमें वो अपने डिसीजंस जो है देने होते हैं, अपनी राय देनी होती है। फिर वही है, ये फिक्सेशन करते हैं, रिवाइज करते हैं जो भी प्राइस होती है फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट्स की, बस। और कैसे इन्फोर्स करना है, क्या ऑर्डर है, क्या मॉनिटरिंग करनी है, कैसे कंट्रोल करना है, बस यही सब है। नेक्स्ट है यूनिफॉर्म कोड फॉर फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग प्राइस। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, जो भी फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं उनको ऐसा कहा गया है कि उनको ये ज़रूरी होगा कि एक यूनिफॉर्म कोड लेके आएँ फार्मास्यूटिकल की मार्केटिंग प्रैक्टिसेस में। जैसे ये होता है कि आपको पता है जो भी प्रैक्टिशनर्स होते हैं, जैसे किसी सेमिनार में जा रहे हैं, किसी मीटिंग में जा रहे हैं, तो जो जिनका खुद का ये मेडिकल स्टोर वगैरह होता है, तो वो उन लोगों को काफ़ी सारी मतलब ऐसे आने जाने का खर्चा प्रोवाइड करा देते हैं कि आप आइए हमारे घर पर ही, हमारे जान पहचान के होटल में रहिए। तो क्या होता है किसी न किसी तरह का उनको फ़ायदा पहुँचा रहे हैं उस प्रैक्टिशनर्स को, तो ये नहीं होना चाहिए। उनको किसी तरह गिफ्ट नहीं दे सकते हैं, कोई भी ट्रैवल फैसिलिटी दे सकते हैं, कोई भी एडिशनल जो भी है कुछ भी मतलब उनको नहीं दे सकते हैं। इसके बारे में बात करी गई है पूरा का पूरा। नेक्स्ट है सेंट्रल स्टॉप्स ऑनलाइन सेल ऑफ मेडिसिन। देखिए ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने मना कर दिया, मतलब बैन कर दिया इस प्रैक्टिस को
मतलब बैन नहीं करा, मतलब कंट्रोल करने की बात करी गई कि हमें कंट्रोल करना पड़ेगा, और एक तरह से स्टॉप ही कर दिया कि ऑनलाइन आप मेडिकल की मेडिसिन की सेल नहीं कर सकते हो। दिल्ली हाई कोर्ट में किया गया है, ये बैन कर दिया गया इलीगल और अनलाइसेंस्ड ऑनलाइन सेल को, मतलब जो भी इलीगल ऑनलाइन होता है सेल्स जिनमें लाइसेंसिंग नहीं होती इनके पास, वो लोग अब ये नहीं कर सकते हैं। खैर, और अभी तक हम आपको पता है हमारे कंट्री में ऐसा बहुत सा हो रहा है, चूँकि कोई रूल्स फ्रेम नहीं किए गए हैं अभी तक। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के बारे में जान लेते हैं। इसको ये रेगुलेट करता है इंपोर्ट, मैन्युफैक्चर और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स इन इंडिया। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है इंश्योर करना कि जो भी ड्रग एंड कॉस्मेटिक हमारे इंडिया में बेचे जा रहे हैं वो सेफ़ है, इफ़ेक्टिव हैं और कंफर्ट है। स्टेट जो भी स्टेट की क्वालिटीज़ है उसको उसमें वो लाई करते हैं। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में बात कर लेते हैं। ये रिस्पॉन्सिबल होता है कि हम जिसको लाइसेंस दे रहे हैं किसी भी पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक कैटेगरी के लिए, जो भी ड्रग की है वो सेफ़ है या नहीं सेफ़ है, इसी के बारे में बात करता है। और ये आता है किसके अंदर है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर आता है। और ये जो आपका ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है, ये एक स्टैंडर्ड भी रखता है मैन्युफैक्चरिंग, सेल, इंपोर्ट और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। नेक्स्ट है नेशनल एसेंशियल डायग्नोस्टिक्स लिस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। इंडिया को पहला नेशनल एसेंशियल डायग्नोस्टिक लिस्ट जो है मिल चुका है, जो कि फाइनलाइज किया गया है नेशनल काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा। इसका एम क्या होगा? इसका एम होगा कि एक ब्रिज बनाना है हमें, जो भी सिस्टम के बीच में, मतलब एक सिस्टम और मेडिकल डिवाइस के बीच में जो गैप आ रहा है उनको कैसे कम किया जाए, बस इसी को ये एम करेगा। इंडिया ऐसा करने वाली पहली मतलब इंडिया पहला देश बन गया ऐसा करने के लिए, जो कुछ ऐसा लिस्ट बना रहा है। इससे होगा क्या? इसका यूज़ होगा कि हम विलेजेस और मतलब विलेज से डिस्ट्रिक्ट लेवल तक की सब चीज़ जानकारी ले सकेंगे। और जो ये है आपका NEDL मतलब नेशनल एसेंशियल ड्रग डायग्नोसिस लिस्ट जो है, ये किस पे बिल्ड करेगा? फ्री डायग्नोसिस सर्विसेज, जो कि इनिशिएटिव एंड अदर डायग्नोस्टिक इनिशिएटिव ऑफ हेल्थ मिनिस्ट्री, जिससे क्या होगा पूरा का पूरा एक एक्सपैंडेड बास्केट हो जाएगा। हमें कहीं भी मतलब बहुत से लोगों के हमें डेटा जो है अवेलेबल हो पाएंगे, जिससे हम और इम्प्रूव कर सकेंगे पब्लिक हेल्थ सिस्टम में। डायग्नोस्टिक मेडिकल डिवाइस एंड इन विट्रो डायग्नोसिस की बात करें तो ये जो है एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, किसके बेस पे? द ड्रग रेगुलेशन, जो है कि किसके अंदर आता है? ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1947 और ड्रग कॉस्मेटिक रूल 1945 के अंदर। नेक्स्ट है फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन, जिसको FDCs भी कहते हैं। इसको अभी डिक्लेयर कर दिया गया है इरैशनल, जो कि एक कमेटी सेटअप की गई थी 2014 में, उसके हिसाब से ये अब एक इरैशनल हो चुका है। अब होता क्या है फिक्स डोज कॉम्बिनेशन? इसमें एक कॉकटेल होता है, इसमें हम दो से ज़्यादा दवाइयों को एक पर्टिकुलर रेशियो पे फिक्स करते हैं और उसकी हम दवा बनाते हैं। इंडिया में इतना पॉपुलर क्यों है? जो कि जैसे कि आपको पता ही है, पहली बात तो ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो रहता है, बेटर मतलब इसके रिजल्ट निकल के आते हैं, और साथ ही साथ रिड्यूस भी कर देता है कि इसको कॉस्ट को, और इससे लॉजिस्टिक का पूरा प्रोसेस है वो भी सिंप्लीफाई हो जाता है। और साथ ही जो FDCs हैं ये कुछ क्रोनिक कंडीशंस के लिए भी काम कर जाती हैं कभी कभी। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं, ART। अगर इसको कॉमनली समझा जाए तो इसमें होता क्या है? कुछ ऐसी प्रोसीजर्स होती हैं जैसे कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मतलब IVF हो गया, इंट्रा यूटेरियन इंसेमिनेशन, और ये क्या है फिर ऑक्टी एंड स्पर्म डोनेशन, क्रिप्टो प्रिजर्वेशन एंड इंक्लूड्स सरोगेसी एज वेल। ये जो टर्म्स क्या हैं लिटरली मुझे नहीं पता है, IVF के अलावा मुझे इन किसी भी टर्म्स के बारे में नहीं पता है, तो हमें जानना ज़रूरी भी नहीं है। बस हाँ क्या होता है बस ये जानना ज़रूरी है। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी इन सबको ही कहते हैं बस। देखिए टेक्नोलॉजी में होता क्या है, जाहिर सी बात है कि जो एग्स होते हैं विमेन की बॉडी से, उनको निकाल के, ठीक है जी, मेन के स्पर्म में एक फर्टिलाइजिंग की प्रोसेस करा के फिर एम्ब्रॉयो बनाया जाता है और फिर उसको विमेन में डाल दिया जाता है। कुछ यही प्रोसीजर होता है, बस इसी के बारे में बात करेगी इन्होंने। और इसका एम है जितने भी IVF क्लिनिक हैं उनको रेगुलेट करना। इसके की फीचर्स क्या हैं? बहुत ही जनरल से की फीचर्स हैं, मुझे नहीं लगा बताने वाले हैं, आप पढ़ोगे ना आपको लग जाएगा हाँ बहुत जनरल से हैं। नेक्स्ट है नेशनल डी वार्मिंग डे। नेशनल डी वार्मिंग डे के बारे में अगर बात करें तो ये इसको हम बाई एनुअली ऑब्जर्व करते हैं 10 फरवरी और 10 अगस्त को। सिंगल फिक्स डे अप्रोच जो है वो क्या बोलते हैं, सिंगल फिक्स डे अप्रोच की जा रही है ट्रीटमेंट के लिए। एज ग्रुप क्या है? 1 से लेकर 19 साल तक के बच्चों में।
और ये होता कैसे ज़्यादातर ये जो सॉइल में क्या छोटे छोटे कीड़े चलते रहते हैं, ये उनसे हो जाता है, यूजुअली बच्चों को उनसे हो जाता है। और इसमें ये भी है कुछ, इंडिया जो है सबसे ज़्यादा बर्डन कैरी करता है ये वॉर्म इन्फेस्टेशन का। करीब 64% जो इंडियन पॉपुलेशन है जिनकी एज 14 साल से कम है, वो इससे मतलब पीड़ित हैं। किससे? जिससे कि सॉइल ट्रांसमिटेड हेल्मिन्ट्स के, या फिर जिनको हम वॉर्म्स इन्फेस्टेशन भी कहते हैं। अब STH के बारे में बात करें तो STH जो है वो इंटरफेयर करता है हमारे न्यूट्रिएंट अपटेक में जो कि चिल्ड्रन लेते हैं, जिससे कि क्या होता है, एनीमिया हो सकता है, माल नरिशमेंट हो सकता है, और बहुत से मेंटल और फिजिकल डिसऑर्डर फिर डेवलपमेंट में भी कुछ ना कुछ कमी आ जाती है। इंटेस्टियल पैरासाइट्स वॉर्म्स की बात करें तो ये लार्ज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको हम लोग हेल्मिन्ट्स के नाम से भी जानते हैं, जिसको और कभी कभी होता है इतने बड़े होते हैं कि उनको अपनी नेक्ड आई से भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है कंगारू मदर केयर KMC के बारे में बात करते हैं। कंगारू को आपने देखा हो जिसमें जैसे कि इसमें दिखाया जा रहा है कि कैसे बेबी को उसकी मदर ने ऐसे हक करके रखा हुआ है, तो यही है कंगारू मदर केयर के बारे में पूरा का पूरा। यहाँ पे वही है, स्किन टू स्किन कांटेक्ट में रहते हैं हमेशा, ब्रेस्ट फीडिंग वगैरह होती है, और रिकमेंड किया गया है वर्ल्ड वाइड ऐसा करने के लिए, जिससे कि होता क्या है, जो लो बर्थ वेट न्यूबॉर्न में होता है उसको कंट्रोल किया जा सके। और ये तब तक करना होता है, मतलब अगर ऐसा पूछा है कब तक करना होता है, तब तक जब तक कि बच्चे का वेट 2.5 किलो तक ना हो जाए, तब तक हमें ऐसा करना होता है। और किस 3 तरह से होता है, स्किन टू स्किन कांटेक्ट, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, सपोर्ट टू द दैद, ये 3 ही हैं। और देखिए कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ऐसा रिजल्ट पाया गया है कि इस कंगारू मदर केयर से कि इम्प्रूवमेंट हो सकता है सर्वाइवल का 30% और 25%। कौन से बेबीज़ में? जो 28 दिन से लेकर 6 महीने तक के हो 6 महीने तक के होते हैं, उनके बीच में ये देखा गया कि इम्प्रूवमेंट होता है। और नेक्स्ट है ईट राइट मूवमेंट कैंपेन। वेस्टर्न रेलवे मुंबई सेंट्रल टर्मिनस की बात करें तो ये पहला इंडिया का ईट राइट स्टेशन बन चुका है। इसको फसाई के द्वारा क्या बोलते हैं 4 स्टार रेटिंग भी दे दी गई है। ईट राइट स्टेशन एक पार्ट है ईट राइट इंडिया का, इसको लॉन्च किया था फसाई ने। ईट राइट मूवमेंट के बारे में बात करते हैं, फसाई ने इसको लॉन्च किया था। इसका एम है कि हमें शुगर और सॉल्ट या फिर ऑयल कंजप्शन, इन तीनों को ही 30% तक रिड्यूस करना है आने वाले 3 सालों तक। अब बात में क्या क्या मेज़र लिए गए हैं, इसके अंदर फसाई ने 3 मेजर पिलर्स हैं, ईट सेफ, ईट हेल्थ एंड ईट सस्टेनेबली फॉर द प्रोग्राम। फसाई ने यह भी कहा है कि हमें TPC मतलब टोटल पोलर कंपाउंड को भी 25% तक रखना है। TPC होता क्या है, जब तेल को गर्म करते हो तो उसमें कुछ ना एक टॉक्सिक चीज़ें आती रहती हैं जितनी बार उसको गर्म करते हो, बस वही चीज़ है। इसके तहत एक ईट राइट मेला भी स्टार्ट किया गया है, जिससे कि लोगों में हम अवेयरनेस ला सकें। सॉरी, ये मेरा डिवाइस फ़ोन। नेक्स्ट बात करते हैं ब्रेस्ट मिल्क बैंक के बारे में बात करते हैं। इनको हम कम्प्रिहेंसिव लैक्टेशन मैनेजमेंट सेंटर या फिर लैक्टेशन मैनेजमेंट यूनिट भी कहते हैं। ये डिपेंड करता है किस पे, एक हेल्थ फैसिलिटी है जिसमें होगा क्या, सॉरी एक हेल्थ फैसिलिटी यूनिट के जैसे इसमें होगा क्या, आपको पता ही है कि बच्चों के लिए ब्रेस्ट फीडिंग कितनी इंपॉर्टेंट होती है, वो दूध बच्चों के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है। इसमें वही होगा कि एक नेशनल गाइडलाइंस जाएंगी एक ऐसा सेंटर जो है वो स्टेबलाइज करने के लिए, किसके तहत, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के तहत कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए हैं इंडिया के द्वारा। माँ मदर एब्सोल्यूट अफेक्शन, वत्स्य मातृ अमृत कोश, ये कोलैबोरेशन किया गया है नॉर्वेजियन गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट है वर्ल्ड अलायंस फॉर ब्रेस्ट फीडिंग एक्शन, वाबा। ठीक है जी, देखते कितना है पहले ये, क्या तो बहुत सारा है। एक काम करते हैं, ये वाबा ना हम अपने नेक्स्ट वाले लेक्चर में कर लेंगे। मेरे ख्याल से भी हमको इतना होना चाहिए क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा फिर ये वीडियो, तो अभी के लिए इतना रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ये वाबा से कंटिन्यू करेंगे आगे। थैंक यू सो मच। और आप लोग प्लीज़ मुझे मेरी गलतियाँ बताते रहिए। थैंक यू सो मच।